हेलो गाइस, वेलकम टू द करंट अफेयर लॉजिक्स चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के कुछ जीके के क्वेश्चंस। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। तो बताइए भाई, सिल्वर, पोटेशियम, सोडियम और कॉपर, चार ऑप्शंस आपके पास हैं। इनमें से कौन सी है जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑप्शन ए आपका सिल्वर हो जाएगी बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है आपका। सिल्वर का एटॉमिक नंबर क्या होता है मेरे भाई? 47 जो है वो सिल्वर का एटॉमिक नंबर होता है। डी ब्लॉक में आपका ये पाया जाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, और ग्रुप कौन सा हो जाएगा? 11, ग्रुप 11 के अंदर सिल्वर हमारा होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर इज ऑल्सो इज अ गुड कंडक्टर। देखिए कॉपर भी अच्छा है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टर है। लेकिन कॉपर को हम मेनली यूज़ क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो महंगा होता है, और सिल्वर हमारा इतना महंगा नहीं होता है, इसलिए हम सिल्वर का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए। आइंस्टीन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर। आइंस्टीन थे, उनको नोबेल प्राइज़ किसके लिए दिया गया था? तो बताइए भाई, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्राउनिन मोशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आइंस्टीन साहब को किसके लिए अवार्ड दिया गया था? आपके पास चार ऑप्शंस में से हैं, चार ऑप्शन में से बताइए आइंस्टीन को किसके लिए अवार्ड मिला था। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसके लिए आइंस्टीन को आपका ये क्या मिला था? अवार्ड मिला था। और सबसे पहली बार जो नोबेल प्राइज़ है वो कब मिला था? तो वो मिला था 10 दिसंबर 1901। 1901 को आपको पहली बार नोबेल प्राइज़ दिया गया था। फर्स्ट टाइम दिया गया था। केमिस्ट्री में वेंट होप को मिला था नोबेल प्राइज़, और फिजिक्स में विलियम रॉन्गटिंग को मिला था एक्सरे की डिस्कवरी के लिए सबसे पहली बार। ये आप कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो याद रखेंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इन 1921 आइंस्टीन वॉज द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। 1921 में आइंस्टीन को फिजिक्स के लिए ये नोबेल प्राइज़ मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब। जो भाई न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं उसकी जो प्रिपरेशन है बनाने के लिए, कौन सा इसमें से आप यूज़ करते हो? कौन सा मटेरियल यूज़ करते हो? तो जिक्रोनियम, यूरेनियम, मोलिबेंडियम और वेंडेनियम। चार ऑप्शन में से देखिए, यूरेनियम ऑप्शन बी है, हम यूज़ करते हैं। और यूरेनियम में क्या, यूरेनियम पाया कहाँ जाता है? एफ ब्लॉक में होता है यूरेनियम। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 92 एटॉमिक नंबर होता है यूरेनियम का, ये भी आप याद रखेंगे। और यूरेनियम 235 हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्लूटोनियम को होता है 239। लेस कॉमनली यूज हैज़ बिन यूरेनियम 233, और कम हम 233 कम इफेक्टिव होता है, इसके लिए उसको कम यूज़ करते हैं। एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए यू 235 सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये आप इन्फॉर्मेशन याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटमॉस्फेयर लेयर विच रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स आर कॉल्ड। जो आपकी वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्त करती है, रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है, वो कौन सी एटमॉस्फेयर में कहाँ होती है, कौन सी लेयर में होती है? तो बताइए, चार ऑप्शंस हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर एंड आयनोस्फेयर। तो इनमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा, ये आपको देनी है इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, सबसे लोवेस्ट होती है वो कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर होती है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आती है, उसके बाद मीसोस्फेयर आती है, यहाँ पे ये ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद आपकी थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर बोलते हैं, लास्ट में आती है आपकी एक्सोस्फेयर, ये आप याद रखेंगे। तो इनमें से कौन सी है जहाँ पे रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं भाई, वापस आ जाती हैं? तो बताइए, आइनोस्फेयर जो होती है वो होती है, ऑप्शन डी है, जहाँ से आपकी ये लेयर्स वापस आ जाती हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आइनोस्फेयर से आपकी वापस हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? द आयनोस्फेयर इज द लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर दैट रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स, यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ। इट लोकेटेड इन द अपर एटमॉस्फेयर बिटवीन 80 से 600 किलोमीटर के बीच में ये लोकेट होती है, जो लेयर है आपकी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी इज कन्वर्टेड टू डीसी बाय। जो एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, वो कन्वर्ट होता है डायरेक्ट करंट में किसके द्वारा? तो रेक्टिफायर का हम यूज़ करते हैं इसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, आप याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रेक्टिफायर्स के, कि ए रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट एसी इंटू डीसी, बिल्कुल सही बात है। रेक्टिफायर आर यूज इन पावर सप्लाईज टू प्रोवाइड ए स्टेबल डीसी, एक स्टेबल डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करने के लिए रेक्टिफायर्स का यूज़ किया जाता है, ताकि चीज़ें फूक ना जाए भाई, उनमें शॉर्ट ना हो जाए। समझ गए? फूक देसी वर्ड हो गया। तो उस तरीके से, ठीक है। और इंडिया में जो आपकी एसी की जो लिमिट है वो कितनी है? 50 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज का हम अल्टरनेटिंग करंट है वो इंडिया में हमें मिलता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है साइज ऑफ द सन इज हाउ मेनी टाइम्स बिगर देन दैट ऑफ अर्थ। जो सूर्य का जो साइज़ है वो पृथ्वी से कितना टाइम्स बड़ा है। तो बताइए भाई सूरज का जो है साइज़ है वो पृथ्वी से कितना टाइम बड़ा है, ये तो आपको यार पता होना चाहिए। 109 गुना है वो, 109 टाइम्स धरती से 100 गुना बड़ा है। और वो जो हमारा सौरमंडल है उसके सेंटर में जो है सन होता है हमारा, ये भी आप याद रखेंगे। डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में वो 150 मिलियन है भाई, ये एक इम्पोर्टेंट नॉलेज है, ये रखेंगे। सन का सरफेस है वो टेम्परेचर है वो अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। उसमें हीलियम और हाइड्रोजन और अदर कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस होती हैं। हीलियम होता है वो उसमें 27% होता है, और हाइड्रोजन है वो 71%। हाइड्रोजन कितना होता है जी, 71%। हीलियम है वो 27% पाया जाता है, और बाकी की कुछ अदर गैसेस भी पाई जाती हैं सन के सरफेस पर। देखिए 109 गुना है, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है, सही क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेरे दोस्त, द मटेरियल यूज फॉर सेफ्टी फ्रॉम न्यूक्लियर रेडिएशन। जो न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब अगर कहीं गिर जाएगा तो न्यूक्लियर रेडिएशंस निकलेंगी, तो उनकी सेफ्टी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो लीड का यूज़ किया जाता है। अदर चीज़ों का भी यूज़ किया जाता है सेफ्टी के लिए, जैसे हम कंक्रीट वॉल का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, वाटर का यूज़ कर लेते हैं। इसी तरीके से गामा रेज से बचने के लिए और न्यूक्लियर रेडिएशन से बचने के लिए हम लीड का यूज़ करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। लीड मेटल इज़ प्रीफर्ड मटेरियल फॉर रेडिएशन शील्डिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। द रीजन इज दैट लीड इज़ हाईली इफेक्टिव इन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम सोर्सेज ऑफ रेडिएशन, बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ यूज इन द डिज़ाइन ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, वही इन्फॉर्मेशन बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, नॉट ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब इनमें से कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए हाइग्रोमीटर भी है, बैरोमीटर भी है, थर्मोमीटर, पिकोमीटर नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि डिस्टेंस को मेजर करता है, बहुत छोटी स्मॉल डिस्टेंस होती है ना, उसको मेजर करने के लिए हम पिकोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। 1 पिकोमीटर कितना होता है मेरे दोस्त, 10⁻⁻12 मीटर, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पिकोमीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ, नॉट ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ, ठीक है, ये ही चीज़ हमने आपको बताई है। वाइल हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर एंड थर्मोमीटर ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो मेजर करते हैं स्पेसिफिक कुछ क्वांटिटीज़ को। जैसे आपका हाइग्रोमीटर है वो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, बैरोमीटर है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, और जो आपका लास्ट में जो इंस्ट्रूमेंट है आपका थर्मोमीटर वो आपका टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ये आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे। हाइड्रोलिक ब्रिक्स वर्क ऑन विच प्रिंसिपल, जो हाइड्रोलिक ब्रिक्स हैं वो कौन से प्रिंसिपल पर काम करते हैं, ये इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए हाइड्रोलिक जो ब्रिक्स हैं वो पास्कल्स के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। पास्कल का प्रेशर क्या होता है, सेम प्रेशर लगाने पर किसी भी चीज़ को सेम, अगर ये देखिए एक ये इस शेप की चीज़ है, एक ये इस शेप की चीज़ है, अगर यहाँ पे वेट सेम है तो इस पे अगर हम देखेंगे ना तो हाइड्रोलिक्स ब्रेक लगाएंगे दोनों पे तो प्रेशर दोनों पे सेम आएगा, ठीक है, शेप से फ़र्क नहीं पड़ता इस पे, यही होता है आपका पास्कल्स प्रिंसिपल, ठीक है। 1967 में फ्रेंच साइंटिस्ट थे एक ब्लाइस से पास्कल करके, उन्होंने डिस्कवर किया था द सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। वाटर जो होता है आपका पानी वो सेम प्रेशर छोड़ता है, जैसे ये पानी है, ठीक है, तो ये इधर भी सेम प्रेशर, इधर भी सेम प्रेशर, इधर भी सेम प्रेशर, इधर हर जगह ये सेम प्रेशर लगेगा इस ड्रॉपलेट का, ठीक है, तो उसी चीज़ के बारे में बताया गया, यही पास्कल प्रिंसिपल है आपका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल यूज बाय बैट्स। जो बैट्स हैं हमारी चमगादड़ होते हैं वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो वो सोनार है भाई। ऑप्शन बी है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग पे वो काम करता है सोनार, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको की इंपॉर्टेंट पढ़ सकते हैं। बैट्स यूज सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। सोनार इज ए टेक्निक दैट यूजेज साउंड प्रोपोगेशन टू नेविगेट, मतलब वो साउंड छोड़ती है भाई नेविगेट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए इसका सोनार का यूज़ करते हैं। पनडुब्बियाँ भी में भी यही यूज़ होता है, बड़ी बड़ी वेसल्स होती हैं जो उनमें ये यूज़ किया जाता है टेक्निक सोनार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कोज द ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू बी इन स्पेरिकल शेप। भाई जो पानी की ड्रॉपलेट्स हैं वो स्पेरिकल शेप में होती हैं, किसकी वजह से होती हैं, तो वो सरफेस टेंशन है भाई। स्पेरिकल किसकी, सरफेस टेंशन की वजह से आती है। सरफेस टेंशन होता है क्या है मेरे दोस्त, देखिए सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की होती है न्यूटन और लेंथ की होती है मीटर, तो न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी, ये भी आप याद रखेंगे सरफेस टेंशन की,
ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सरफेस टेंशन इज अ टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सरफेस टू श्रिंक इनटू मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल। ठीक है। सरफेस टेंशन अलाउ करता है इंसेक्ट्स को नीचे डेंसर देन वाटर नीचे जाने के लिए, फ्लोट करने के लिए, इस तरह से वाटर सरफेस पे जो फ्लोट है उस पर मदद करता है फ्लोट करने के लिए। जैसे वहाँ पे जैसे ऑयल ड्रॉपलेट्स पानी के ऊपर तैरती हैं तो वो सरफेस टेंशन की वजह से ही होती है। ठीक है, फिजिक्स में एक क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडविन हार्वर्ड एमस्ट्रॉन्ग वाज एन इन्वेस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो भाई एडविन हार्वर्ड एमस्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने किस चीज़ का इन्वेंशन किया था? ये चार चीज़ों में से, टेलीविज़न, कॉम्पैक्ट डिस्क, एफएम रेडियो और बैरो बैंड ब्रॉडबैंड। तो मेरे दोस्त एफएम रेडियो का इन्होंने इन्वेंशन किया था, एडविन हार्वर्ड ने एफएम रेडियो की डिस्कवरी की थी। कब की थी? 1933 में डेवलप हुआ था ये भाई, 1933 में। कब? 1933 में। एडवर्ड हॉवर्ड एमस्ट्रॉन्ग वाज एन अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे ये, जिन्होंने डेवलप किया एफएम रेडियो। ठीक है, फादर ऑफ एफएम रेडियो भी कहा जाता है इनको, ये भी आप इंफॉर्मेशन याद रखेंगे एडवर्ड हॉवर्ड एमस्ट्रॉन्ग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, विच ऑफ दीज फ्लूइड्स हैव द हाइएस्ट विस्कोसिटी। भाई सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी इनमें से चार ऑप्शन है किसकी होती है? तो हनी की ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी होती है। क्यों होती है इससे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेंगे, क्योंकि इनकी देखिए वाटर की 1, हनी की 200 और ब्लड की 2.7 और एयर की होती है 0.007। तो सबसे ज़्यादा किसकी है मेरे भाई? हनी की, ये 200। तो ऑब्वियसली यही आपका आंसर हो जाएगा, इसमें तो कुछ तर्क वितर्क है ही नहीं भाई। ठीक है, हनी में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं वो भी आपको याद होना चाहिए। देखिए हनी में विटामिन कौन सा पाया जाता है? विटामिन बी है वो हनी में पाया जाता है। अमीनो एसिड प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं कुछ। हनी होता क्या है? बेसिकली फ्रुक्टोज और ग्लूकोज को मिला के ही हनी बनता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन विल बी द हाइट ऑफ वाटर इज कैपिलरी ट्यूब बी मिनिमम। जो कैपिलरी ट्यूब होती है उसमें हाइट है वो मिनिमम होगी कब? तो वो होगी जब वाटर है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा मेरे दोस्त। वाटर कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पे जब वाटर होगा तब है वो हाइट है वो मिनिमम होगी। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब में पानी की। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेंगे। द हाइट अप टू विच वाटर विच राइज इज कैपिलरी ट्यूब विल बी मिनिमम व्हेन वाटर टेम्परेचर इज 4 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ द टेम्परेचर एट विच लिक्विड वाटर हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी। ये वह टेम्परेचर है जहाँ पे लिक्विड वाटर की डेंसिटी है वो हाईएस्ट होती है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? देखिए इससे रिलेटेड एक पॉइंट आता है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट वो अवस्था होती है जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस की वो फॉर्म होती है वाटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए वाटर है सॉलिड में आइस की फॉर्म में होता है, लिक्विड में किसकी फॉर्म में होगा? सॉलिड में आइस की फॉर्म में। ठीक है, और जो लिक्विड होगा उसमें क्या होगा? लिक्विड में आपका वाटर की फॉर्म में ही हो जाएगा। और गैस अगर स्टेट आ रही है उसकी, गैस स्टेट वाटर की, तो उसमें वेपर की फॉर्म में होता है, इक्विलिब्रियम की शेप में होता है। तो ये तीनों फॉर्म्स हैं, यही ट्रिपल पॉइंट होता है। ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू क्या होती है? 273.16 केल्विन, डिग्री केल्विन बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डायोड्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट। जो कौन सा डायोड है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करता है? तो भाई एलईडी होता है, लाइट इमिटिंग डायोड्स। ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। फर्स्ट मैन्युफैक्चर इंडिया में कब हुई थी और किसने की थी? भाई 2009 में पहली बार, 2009 में पहली बार भारत में एलईडी आई थी। और ये की थी एनटीएल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हमारी एक कंपनी है इंडिया में, उसने की थी। एनटीएल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। एलईडी आर स्पेशली डायोड्स विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं वही होती है एलईडी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट जीरो इज अ टेम्परेचर एट विच। एब्सोल्यूट जीरो कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पे मोलिकुलर मोशन है वो गैस का सीज हो जाता है? यही आपका आंसर ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, कि वहाँ पे जो मोलिकुलर मोशन है गैसेस का वो क्या हो जाएगा? सीज हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड हम देख लेंगे। एब्सोल्यूट जीरो इज द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर एट विच ऑल एटॉमिक मोलिकुलर मोशन मैटर स्टॉप। सारा मोलिकुलर मोशन है वो रुक जाता है भाई। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेरे दोस्त, व्हाट इज़ द एस्कोप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से निकलने के लिए जो एस्कोप वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए?
तो 30 किलोमीटर पर सेकेंड, 6 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.3 और 11.2 होगा, सॉरी ये मिस टाइप है, और 300 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी है आपका, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही एस्केप वेलोसिटी होती है पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए। देखिए कोई चीज़ है, अगर हम उसको 11.2 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर फेंकेंगे तो वो एटमॉस्फेयर को पार कर जाएगी, स्पेस में चली जाएगी, जो कि नियरली प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि इतनी एनर्जी होती नहीं है भाई, पत्थर को तुम इतना फेंक दो नीचे से। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम स्पीड नीडेड फॉर अ फ्री ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ मैसिव बॉडी। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज अबाउट 11.186 किलोमीटर्स। तो ये इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे, ध्यान देंगे इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों बन जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ एलियो। लो अर्थ ऑर्बिट होता है ना, अर्थ है ये, इसका ऑर्बिट है, सोच ली, इसमें जो सबसे लोवेस्ट ऑर्बिट है ये वाला, इसमें इसकी रेंज क्या होती है, तो 160 से 2000 किलोमीटर्स इसकी रेंज होती है लो अर्थ ऑर्बिट की। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिल्कुल इसमें कोई तर्क वितर्क हो ही नहीं सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लेंगे, दिस रेंज इज कॉमनली यूज एंड एक्सेप्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट। यहाँ पे सैटेलाइट्स होती हैं भाई अर्थ के एटमॉस्फेयर में, लो ऑर्बिट में। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 160 से 2000 किलोमीटर्स तक ये होता है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर रे इज। सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर है वो कौन सी रे की होती है मेरे दोस्तों, अल्फा रे जो होती है आपकी उसकी सबसे कम होती है, बीटा की फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा, और गामा की सबसे ज़्यादा होती है। ये अल्फा, फिर आता है आपका बीटा, और फिर आता है सबसे लास्ट में आपका गामा। तो गामा की सबसे ज़्यादा, बीटा की उससे कम, और अल्फा की सबसे कम होती है पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे इन्फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, अल्फा रे हैज़ हाई आयोनाइजिंग पावर बट इट्स डिफिकल्ट फ्रॉम देम टू पेनिट्रेट थ्रू। मतलब उसकी क्या होती है, जो आयोनाइजिंग पावर होती है ना वो बहुत होती है, लेकिन पेनिट्रेशन एटमॉस्फेयर एक पेनिट्रेशन क्या होता है, एक चीज़ से आर पार हो जाना, तो वो उसकी बहुत कम होती है भाई अल्फा की, वो गामा की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1922 नील बोर वॉन नोबेल प्राइज इन विच फील्ड। जो नील बोर थे भाई, वो उनको किस चीज़ में प्राइज मिला था, तो नील बोर तो फिजिक्स में मिला था, किसके लिए, क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड उन्होंने डिस्कवरी कुछ की थी, उसके लिए नील बोर को वो फेमस थे इस चीज़ के लिए। देखिए 1922 में, सही आंसर है फिजिक्स, 1922 में नील हार्निक डेविड बोर वॉन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स for his remarkable contribution towards the understanding of atomic structure and quantum theory। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम थ्योरी पे उनकी एक रिमार्केबल अंडरस्टैंडिंग थी, उसके लिए उनको 1922 में ये आपको नोबेल प्राइज़ मिला। नील बोर का पूरा नाम था नील हार्निक डेविड बोर, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये फिजिसिस्ट थे, बोर्न हुए थे आपके डेनमार्क में, कोपेनहेगन में। ठीक है, सॉरी दोस्तों जुकाम हो रखी है। विच, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की क्या यूनिट है मेरे दोस्त, ये आपको बताना है इनमें से, क्या वो एम्पियर है, क्या वो केजी मीटर पर सेकंड है, क्या वो जूल है, क्या वो केजी मीटर है। तो भाई केजी मीटर पर सेकंड है, वो मोमेंटम की यूनिट हो जाएगी। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड होती है। मोमेंटम होता क्या है भाई, पी इज इक्वल टू एम वी, पी इज इक्वल टू एम वी। एम से हम डिनोट करते हैं मास को, वी से हम डिनोट करते हैं वेलोसिटी को, और पी से हम डिनोट करते हैं मोमेंटम को। ठीक है, ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे। इसकी यूनिट है वो केजी मीटर पर सेकंड होती है, क्योंकि मास की तो केजी हो जाएगी और वेलोसिटी की हो जाएगी मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे, बिल्कुल सही हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त मेरे भाई बनता है कि लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, जो ध्वनि की जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड या पिच। तो आप बताएंगे किस पे लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है, तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। देखिए ह्यूमन कितना सुन सकता है, ह्यूमन जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज से 20,000 तक सुन सकता है, 20,000 हर्ट्ज तक ह्यूमन ईयर से हम सुन सकते हैं। उससे ज़्यादा जो होंगी वो अल्ट्रासोनिक वेव हो जाएंगी, उनको हम नहीं सुन सकते। और इस फ्रीक्वेंसी से कम होंगी वो हो जाएंगी आपकी इंफ्रासोनिक, ज़्यादा होंगी वो क्या होंगी, अल्ट्रासोनिक, कम होंगी वो इंफ्रासोनिक। तो ये आप याद रखेंगे। और लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है साउंड की, ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे।
देखिए लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव्स, बिल्कुल सही है। द लार्जर द एम्पलीट्यूड द मोर एनर्जी ऑफ साउंड वेव कंटेन्स, देयरफॉर द लाउडर इज द साउंड, बड़ी साउंड हो जाएगी, सिंपल सी बात है। द पिच ऑफ ए नोट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, जो पिच है वो, देखिए वुमेन और मैन में से हाई पिच किसकी होती है, तो वुमेन की होती है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्प्रिंग बैलेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो स्प्रिंग बैलेंस है वो किस कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, तो भाई वो हुक्स लॉ पे काम करता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त बनता है विच टाइप ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस बाय बैट, जो हमारे चमगादड़ हैं वो कौन से प्रकार के साउंड वेव्स निकालते हैं, तो वो निकालते हैं मेरे भाई अल्ट्रासोनिक, जो ऑप्शन बी है वो आपका सही हो जाएगा। नेविगेट करने के लिए जो जो बैट्स हैं वो ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज़ करते हैं। और 20,000 हर्ट्स हम सुन सकते हैं, 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स, लेकिन चमगादड़ उससे ज़्यादा जो निकालते हैं वो निकालते हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनिक हो जाएंगी वो 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा जो साउंड वेव्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेट की, तो ये आपको बताना है। तो वो क्या होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल होती है मेरे दोस्तों, क्या होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल होती है, ठीक है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो पढ़ेंगे। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस होती हैं, वो इंट्रोड्यूस की थी माइकल फराडे ने 1791 से 1867 के बीच, टू विजुअलाइज मैग्नेटिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो किसने दी, इसके बारे में आपको बताना है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने चार बेसिकली मेन थ्योरीज दी थी। एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर दिया, दूसरा ब्राउनिन मोशन के ऊपर, तीसरा स्पेशल जो आपकी रिलेटिविटी थी उसके ऊपर दिया, और सबसे लास्ट चौथा मास एनर्जी इक्विवेलेंस के ऊपर इन्होंने चीज़ें बताई थी। और आइंस्टीन ने 14 टोटल बुक्स लिखी थी, और सबसे बढ़िया थ्योरी इनकी रही थी E = mc²। ये बहुत फेमस हुआ भाई इनका, ठीक है। आइंस्टीन साहब बिल्कुल सही है। E = mc², देखिए आप देख सकते हैं, ये आपकी मास इक्विवेलेंट एनर्जी थ्योरी दी गई थी इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज नोन एज, जो एनर्जी है वर्च्यू के द्वारा पोजीशन पर, वो किसके द्वारा जानी जाती है, तो बताइए। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और हीट एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑप्शन बी आपका सही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मेरे दोस्त होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका PE, पोटेंशियल एनर्जी = mgh, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर यूज इन द जेमस्टोन इंडस्ट्री टू चेंज द वाइट टॉपेज इनटू ब्लू टॉपेज, तो कौन सी वही रे है वो यूज़ करते हैं हम वाइट टॉपेज को ब्लू टॉपेज में कन्वर्ट करने के लिए मेरे दोस्त, तो गामा रेज का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये जेमस्टोन इंडस्ट्री जब गामा रेज का यूज़ करते हैं, ये सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होती है, इसलिए शायद हम गामा रेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। गामा रेज इज कॉमनली यूज इन जेमस्टोन इंडस्ट्री टू चेंज द वाइट टॉपेज इनटू ब्लू टॉपेज, ठीक है, बिकॉज वाइट टॉपेज इज द हीट ट्रीटेड टू टर्न इनटू ब्लू टॉपेज, उसको गर्म करने के बाद वो क्या होता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फॉर वंडरवॉल फोर्स टू बी एक्टिव, वंडरवॉल फोर्स को एक्टिव होने के लिए क्या डिस्टेंस चाहिए, तो सीधा सीधा आंसर है 10⁹ मीटर्स, 10 से 9 मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट डू वी कॉल द सेल दैट कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिसिटी, तो वो कौन सा सेल होता है, तो वो फ्यूल सेल होता है मेरे दोस्त। कौन सा होता है, फ्यूल सेल वो होता है जो ये काम करता है, कन्वर्ट करता है पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर एक होता है, देखिए गैल्वेनिक सेल होता है, इसके बारे में ये क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल में चेंज करता है, ठीक है। ये आप इंफॉर्मेशन याद रखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन डी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए फ्यूल सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट्स द पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिकल थ्रू एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो आप हमने बता दिया कि कौन क्या किस में कन्वर्ट करता है, वो आप
देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त मेरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ ए मिरर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण जैसी चिकनी सतह से परावर्तन है, बताइए कौन सा है वो। रेगुलर रिफ्लेक्शन है, इरेगुलर, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर फ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है, तो बताइए। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। देखिए ये आपकी इनसे नॉर्मल रे होगी, ठीक है, सीधा एकदम। ये गिरने वाली इस पे नॉर्मल पर ये इधर से गिरेगी, ये इंसिडेंट होती है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर निकलेगी, ये क्या होती है, रिफ्लेक्ट रे होती है। तो ये आप इन्फॉर्मेशन है, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। इन्फॉर्मेशन है, व्हेन ए बीम पास ऑफ ए पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए स्मूथ एंड प्लेन सरफेस, स्मूथ एंड प्लेन सरफेस है, दैट रिफ्लेक्ट रे विल ऑल्सो पैरेलल, तो वो पैरेलल हो जाएगी। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसी प्रकार के रिफ्लेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डू वी गेट व्हेन प्योर सिलिकॉन इज डॉप्ड विद ए ग्रुप 13 एलिमेंट। तो हम प्योर सिलिकॉन को ग्रुप 13 एलिमेंट के साथ डिप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या मिलेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर हमें मिल जाएगा अगर हम प्योर सिलिकॉन को डिप करेंगे ग्रुप 13 एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन माइक्रोफोन। जो माइक्रोफोन होता है उसमें कौन सी एनर्जी ट्रांसफॉर्म लेती है, तो बताइए भाई। वो साउंड को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। माइक्रोफोन छोटा सा माइक्रोफोन होता है, अगर हम बोलते हैं तो वो रिकॉर्ड होता है, इलेक्ट्रिक में एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो हम माइक्रोफोन्स में कौन सी साउंड इनटू इलेक्ट्रिक, साउंड को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हम सब जानते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त बनता है, विच अमंग द फॉलोइंग वेव्स इज यूज फॉर कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल से सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने के लिए हम कौन सी वो एनर्जी का यूज़ करते हैं, कौन सी वेव का यूज़ करते हैं, सॉरी। तो वो कौन सी होती है, वो होती है माइक्रोवेव्स होती है। माइक्रोवेव्स का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये पेनिट्रेटिंग पावर है ना बहुत अच्छी होती है इनकी, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में पेनिट्रेट कर जाते हैं अच्छे से, ठीक है, इसलिए माइक्रोवेव्स का हम यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर यानी ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3, विच रेज विल एंटर इन ट्रांसमोर। अब ओजोन लेयर नहीं होगी तो कौन सी रेज एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगी, तो अल्ट्रा वायलेट, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यूवी रेज तो होती हैं सबसे हानिकारक, वो एंटर कर जाएंगी। देखिए इन्फॉर्मेशन है, यूवी रेज वुड एंटर द एटमॉस्फेयर इफ ओजोन लेयर वर एब्सेंट, अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो अल्ट्रा वायलेट रेज एंटर कर जाएंगी। द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है अर्थ को सन की जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस होती हैं उनसे। ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर के आसपास पाई जाती है, जो कि फॉर्मूला उसका O3, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भाई आपका होमवर्क क्वेश्चन आता है, इसका आपको आंसर देना है कि प्योर वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो प्योर वाटर होता है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बिकॉज इट इज़, क्यों, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है, फीबली आयोनाइज है, वेरी गुड सॉल्वेंट है, या फिर एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो इनमें से बताइए, जिस जिसका आंसर सही होगा हम उसको शाबाशी देंगे ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको अपने यूट्यूब, अपने व्हाट्सअप पे इसका लिंक डाल दीजिए उठा के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ पाएँ अच्छे से। और कमेंट ज़रूर कीजिए यार, एक लाइक ज़रूर करके जाएं अगर आप वीडियो देख रहे हैं जितने भी लोग, तो उससे हमें भी मोटिवेशन लगता है कि हमें, हाँ कोई तो पढ़ रहा है हमें देख के और आगे बढ़ रहा है जीवन में। सो थैंक यू सो मच गाइज़। और आप इसका, आपको PDF का लिंक है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बिल्कुल इस वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो इसका PDF का लिंक आपको वहीं पे प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।